Today we'll start a new chapter, that is globalization. So first of all, let's go with the meaning of globalization. It means interlinking and interconnection of the countries of the world. Clear? So तो जब भी ग्लोबलाइजेशन हम शुरू करें, आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. क्लियर? तो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो अब इस चैप्टर में हमने मेन 3 तरह के फ्लो पढ़ने हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के हैं. नंबर 1 इज फ्लो ऑफ गुड्स, ओके, फ्लो ऑफ पीपल, and the last flow of capital. So this is the main flow that we'll read in this chapter. Everybody clear? So इसमें हमने मेन फ्लो पे वर्क करना है. दैट इज़ हाउ कि ये ग्लोबलाइजेशन होती कैसी है. ओके, तो जैसे आप मॉल में किसी में जाते हो तो आपको नंबर ऑफ ब्रांड्स दिखते हैं, चाहे मे बी किसी फ़ोन के हैं या मे बी क्लोथिंग, एलईडीज, रेफ्रिजरेटर, तो शूज़, एनीथिंग यू फाइंड अ नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर इन द मार्केट, मे बी इन द मॉल्स. ओके, तो अब इसमें आपका पहले आ गया है टॉपिक. द सेकेंड टॉपिक इज़ हियर, दैट इज़ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. तो अब ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस ही यही है कि प्रोडक्शन सिर्फ एक कंट्री में नहीं होगी बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री में होगी. दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. इसका मतलब ही है जब प्रोडक्शन आपकी 2 या 2 से ज़्यादा नेशन में होती है उसको आपने कहना है एमएनसीज. क्लियर? सो इसमें आपको बताया कि एमएनसीज एक्चुअली वर्क करती कैसे हैं. स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसीज. तो एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है कि मे बी आपने कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तैयार करना है तो उसके बारे में रिसर्च सेंटर आपका यूएस है. इसको ध्यान से देखना क्योंकि दिस इज़ हाउ द एमएनसीज आर वर्किंग, नॉट इन वन कंट्री बट मोर देन 2 या मल्टी कंट्रीज. ओके, द फर्स्ट थिंग इज हियर, यूएस में किसी इक्विपमेंट में किसी भी प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, दैट इज़ डिज़ाइनिंग चल रही है, रिसर्च चल रही है. तो उसके बाद जब रिसर्च कंप्लीट हो गई, डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई, तब यूएस ने ऑर्डर देना है चाइना को कि मेरे लिए आप कंपोनेंट्स बना दो उस पर्टिकुलर. जैसे आप एग्जांपल ले लो कि फ़ोन बनाना है, तो आईफोन ही बनाना है, तो उसके लिए चाइना को वो कह रहा है कि मेरे लिए तुम कंपोनेंट्स बना दो. तो बिकॉज चाइना में आपको पता है बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन द लेबर इज़ वेरी चीप. ओके, तो इसीलिए चाइना में ऑर्डर उसने करा. देन जब यहाँ पे कंपोनेंट्स बन गए आपके, तो कंपोनेंट्स बनने के बाद ये कंपोनेंट्स भेज दिए जाएंगे मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में. तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिको दैट इज़ नियर बाय यूएस एंड ईस्ट यूरोप, यूरोप के नज़दीक है. ईस्ट यूरोप में आपकी कंट्रीज़ आ जाती हैं यूक्रेन, दैट इज़ रशिया एटसेट्रा. रशिया का भी जो वेस्टर्न पार्ट है. तो जब भी आपने ये डायरेक्शंस वगैरह पे काम करना है कंट्री में, हमेशा एक आपको मैप उसका विजुलाइज होना चाहिए. तो बार बार रट्टे नहीं मारने, आपने उसको विजुलाइज करके देखना है कि यूरोप जो आपका ईस्टर्न यूरोप है वो एक्सट्रीम एशिया के साथ लगता है. तो उसमें आपकी जो कंट्रीज आती हैं, यहाँ पे उन्होंने जब चाइना में कंपोनेंट्स बनाए ना, तो कंपोनेंट्स उन्होंने भेज दिए इन कंट्रीज़ में कि यहाँ पे जाके असेंबलिंग होगी. ओके, तो मे बी आपका फ़ोन रेडी होने जा रहा है, असेंबलिंग होगी, कंपोनेंट्स लग गए यहाँ पे. तो इसके बाद ये इजी हो जाता है कि सारे वर्ल्ड में ये जो आपका आईफोन रेडी हुआ है, जो कोई प्रोडक्ट रेडी हुआ है, उसको वहाँ पे सेल कर दिया जाए. ओके, सो इस तरह आप देखोगे कि एमएनसीज डिफरेंट कंट्रीज़ को लिंक कर रही हैं. जैसे मैंने बोला है, ग्लोबलाइजेशन मीन इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये नहीं कि हमेशा यही कंट्री हमेशा इन्वॉल्व होंगी. तो दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल दे हैव गिवन रिगार्डिंग दिस. अब इसमें आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कॉल सेंटर. कॉल सेंटर बेंगलोर में, जिसको आप पता है कि आप
इलेक्ट्रॉनिक आप कैपिटल भी उसको बोलते हो, तो दैट इज़ द हब ऑफ आईटी सेक्टर। तो ये आपका जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो आपके आईटी सेक्टर्स होते हैं, दे आर द मेन सोर्स थ्रू द विच द एमएनसीज आर वर्किंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है इन सेंटर के थ्रू डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट लोकेशन में भेजी जाती है थ्रू द कॉल सेंटर्स। सो दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब आपका आ गया कि जो आपकी गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं वो ग्लोबली बन रही है। ग्लोब मीन वर्ल्ड। तो ग्लोबल लेवल पे आपकी ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं। तो यू कैन से कि दैट इज़ डन इन अ कॉम्प्लेक्स वे। तो दैट इज़ नॉट अ सिंगुलर वे। तो कॉम्प्लेक्स वे में जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है दैट इज़ नॉट डन इन वन कंट्री बट इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो वाई द यूएस या यूरोपियन कंट्री जो होती हैं इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स को या मे बी चाइना में ये ऑर्डर प्लेस करती हैं या वहाँ पे वो प्रोडक्शन करवाती हैं। तो नंबर वन रीज़न यहाँ पे है कि एक तो यूएस और यूरोप जैसी कंट्री को एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ मिल जाता है, ओके, जो कि कस्टमर केयर सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर केयर सर्विस उसको मिल जाती है। और नंबर दो पे रीज़न क्या होता है कि उनको 50 to 60% कॉस्ट सेविंग हो जाती है। व्हाट डज इट मीन कि इसका मतलब है अगर यूएस में कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है एज द यूएस एज हैविंग हाई कॉस्ट लेबरर्स, तो उनमें उनका प्राइस में भी ₹100 है। अगर वही चीज़ वो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में बनाते हैं तो उसका प्राइस यहाँ पे बन जाता है ₹50 या मे बी ₹60। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा देख लो 50% यूएस को कॉस्ट कटिंग हो रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि चाइना और इंडिया में बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द वेज ऑफ द लेबर इज़ क्वाइट चीप। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि चाइना इंडिया जैसी कंट्री में किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाई जाए। और दूसरा रीज़न आप सोच सकते हो कि इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज या ये इन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एमएनसीज हैं उनको क्यों चाहते हैं कि हमारी कंट्री में आके वो काम करें। ये सिंपल रीज़न आपने हमेशा याद रखना है। इंडिया को हमेशा रहता है कि अगर यूएस यूरोप जैसे कंट्रीज़ उन एमएनसीज उनमें आके कंट्रीज़ में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, कोई फैक्ट्री खोलेंगी, कोई प्रोडक्शन की तैयारी करेंगी, उसमें एक तो उनको फॉरेन करेंसी मिलेगी जिसको हमें बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उसके थ्रू हम फॉरेन ट्रेड में पैसा ईजिली खर्च सकते हैं। नंबर 2 पे हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ओके। और नंबर 3 पे हमारी जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉय मिल जाती है। तो इसीलिए हमारी इंडिया जैसी कंट्री हमेशा ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को एमएनसीज को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में आके वो इन्वेस्टमेंट करें, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जो मैंने आपको मीनिंग बताया है ग्लोबलाइजेशन का। तो इसका मतलब है कि एमएनसीज जो होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में आके अपनी फैक्ट्रीज ओपन करती हैं, ऑफिसेज प्रोडक्शन के लिए सेटअप करती हैं, जिसके थ्रू वो उन कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो अब इसमें आपको एक मीनिंग आया इन्वेस्टमेंट का मतलब। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्चते हो अपनी कंट्री में तो उसको आपने इन्वेस्टमेंट कहना है। लेकिन वही पैसा अगर आप बाहर वाली कंपनी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज़ नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड दैट इज़ डन बाय एमएनसीज। डन? यस। अब आपकी एमएनसीज जो हैं वो 3 तरह किसी कंट्री की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। दिस इज ऑल्सो योर एनसीईआरटी क्वेश्चन कि एमएनसीज कैसे दूसरी कंट्री में जाके मे बी यू कैन से यूएस, तो दैट इज कंट्रोलिंग द इंडियन कंट्री, हाउ दे आर कंट्रोलिंग। तो नंबर 1 इज रीजन दे हैव गिवन देयर एज अ टू-फोल्ड प्रोडक्शन इज देयर। तो टू-फोल्ड प्रोडक्शन का मतलब ये है कि द यूएस इज कमिंग टू इंडिया टू गेट द पार्टनरशिप विद एनी लोकल कंपनी, got it? तो that is money is provided to them for additional investment कि मशीन खरीदनी है फास्टर प्रोडक्शन के लिए। और दूसरे नंबर पे एमएनसी क्या करती हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं लोकल कंपनी को। लोकल कंपनी मतलब इंडिया की कंपनी को, जिसके कारण उनका काम तेज़ होता है और पार्टनरशिप में
काफ़ी ज़्यादा उनका जो एमएनसीज़ है उनका पैसा बच जाता है, कॉस्ट कटिंग होता है और इंडियन लोगों को, इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ओके, तो प्रोडक्शन भी फास्ट हो जाती है। तो ये आपका रीज़न नंबर 1 था कि जिसमें कि एमएनसी किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। डन। ओके, द सेकंड इज हियर कि प्रोडक्शन कैसे कंपनी कंट्रोल करेगी। तो नंबर 2 पे आपका है रीज़न आता है एमएनसीज इन्वेस्टमेंट टू बाय अप लोकल कंपनी। कि दूसरा रीज़न है एमएनसी कैसे प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं कि लोकल कंट्री में, जैसे कि इंडिया में उन्होंने एमएनसी ने उस कंपनी को परचेज कर लिया, बाय अप कर लिया और उसकी प्रोडक्शन खुद देख रही है। एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है कि जैसे कारगिल फूड जो कि यूएस बेस्ड एमएनसी है, उसने इंडिया में आके पर्क फूड को परचेज कर लिया। अब पर्क फूड जो मैक्सिमम अपना एडिबल ऑयल प्रिपेयर करती थी, अब उसका नाम छोड़ के पर्क फूड की बजाय अब कारगिल का नाम चल रहा है। ओके, तो कारगिल अब जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए एडिबल ऑयल की इंडिया में, विद द कैपेसिटी ऑफ टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। तो इस तरह अब लोकल कंपनी का काम खत्म और एमएनसी ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। सेकंड। थर्ड है कि एमएनसीज कई बार क्या करती हैं, लार्ज एमएनसीज वो डेवलप कंट्री की एमएनसीज डेवलपिंग कंट्री के स्मॉल प्रोड्यूसर्स को आउटसोर्सिंग कर देती हैं। जैसे कि मे बी उन्होंने कुछ आईफोन बनाना है, उसके लिए जो कंपोनेंट्स तैयार करने, जैसे आपने चाइना में सुना या किसी और कंट्री में, उनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। मतलब कि आप कंपोनेंट्स बना के दे दो, नाम हमारा चलेगा, आईफोन का नाम हमारा यूएस कंपनी में चलेगा, सिर्फ आपका काम क्या है, हमें ये कुछ जो चीज़ें आपको ऑर्डर दी हैं वो प्रोवाइड करवा दो। तो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एमएससीज को जो कंपोनेंट्स बोल रहे हैं या जो चीज़ें बनाने को दी हैं वो उनको तैयार करके वापस देते हैं, और जो एमएनसी अपनी स्टैंप लगा के उस प्रोडक्शन को अपने नाम लगा के वो मार्केट में सेल आउट कर देती हैं। तो दिस इज हाउ these are 3 ways through which MNCs are controlling the production in a local country. Done? हाँ जी। तो come to the next topic. Here it is the example they were given. Ford Motors जो कि अमेरिकन कंपनी है and this is one of the largest automobile manufacturer है with the production in 26 countries। मतलब वर्ल्ड की 26 कंट्रीज में फोर्ड मोटर्स जो है अपना प्रोडक्शन करवा रही है, नॉट ऑन अमेरिका ओनली। मैं बार बार बोल रही हूँ ये अमेरिका में तो प्रोडक्शन करती है, लेकिन इसको रहता है कि मेरे को और कॉस्ट प्रॉफिट होगा, इसलिए 26 कंट्री में जाके अपनी प्रोडक्शन तैयार करवाती है, अपनी गाड़ियाँ तैयार करवाती है फॉर दैट। तो अब जो इंडिया में है फोर्ड मोटर है वो 1995 में आई थी और इसने 1700 करोड़ खर्च किया था चेन्नई में प्लांट बनाने में, और इसने पार्टनरशिप की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ओके, जो आपने पहला फैक्टर पढ़ा था कंट्रोलिंग एमएनसीज इन द कंट्री। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने अपना क्लब किया पार्टनरशिप, और इनके साथ अब वहाँ पे नाम चलेगा फोर्ड मोटर्स का। अब आपको ये नॉलेज होने कि फोर्ड मोटर्स अब यहाँ पे नहीं काम करे विद इन इंडिया। तो दैट वाज सेलिंग 27,000 कार इन इंडियन मार्केट में, और 24,000 ये एक्सपोर्ट कर रही थी टू साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राज़ील में। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन से कि यूएस बेस्ड फोर्ड कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करवा रही है और वहीं से अपनी चीज़ों को आगे एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो अब आपका सेकंड आ गया फ्लो ऑफ गुड्स। क्लियर, जो हमने पहले पढ़ा था फ्लो ऑफ गुड्स, दैट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड दैट इज नॉट न्यू थिंग फॉर यू। In Asian time, India was having a predominating position in the worldwide market of cotton and silk. Done? So in this one, it is written only कि the foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. Domestic market कौन सी है? The country in which the producer belong. ओके, तो वो हमेशा चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री में जाके भी उनकी प्रोडक्शन करें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री में, अपनी मार्केट में चीज़ों को प्रोड्यूस करवा के उनको दूसरी कंट्री में बेच देते हैं। दैट इज़ द गुड्स आर एक्सचेंज फ्रॉम
one country to another, that is import and export happens in the different countries of the world. Okay, so you can see the different examples are given here. तो इन्होंने अब बताया कि चाइनीज टॉयज इन इंडिया, मतलब आपने देखा है कि हमारी मार्केट हमेशा फुल रहती है, दैट इज लाइक अ फ्लड लाइक सिचुएशन इज ऑलवेज देयर विद द चाइनीज टॉयज. तो व्हाई इज दैट इज द रीजन? सो रीजन इज हेयर कि जब भी आप देखोगे कि इंडियन टॉयज़ हैं वो हमें महंगे लगते हैं और जो चाइनीज़ टॉयज़ मार्केट में होते हैं वो सस्ते रहते हैं. तो रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि उनके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के कारण वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि जिसके जितना ज़्यादा चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे उसकी आपको अगर मार्केट मिल रही है ईजीली तो वहाँ पे उसके रेट चीपर हो जाते हैं. ओके, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए चीप रेट में चाइना क्या करता है, इंडियन मार्केट में अपने टॉयज़ को बेचता है. तो विद इन अ ईयर क्या हुआ है इंडिया में, दैट 70-80% ऑफ टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़. मतलब हमारे इंडियन जो टॉयज़ की शॉप थी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं. 70-80% चाइनीज़ टॉयज़ ओपन हो चुके हैं बिकॉज वी एज अ कंज्यूमर we just want to purchase the Chinese toys because of the high technology, okay, and the price wise they are very cheaper than the Indian toys. So this is the scenario because of the globalization. These all things are happening. So Chinese toys, they are proving better and Indian buyers have a greater choice of toys at lower price. ओके, तो इसीलिए चाइना की मार्केट काफ़ी डेवलप है विद इन इंडिया. चॉइस ऑफ गुड्स मिल जाती है विद द ग्लोबलाइजेशन. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेन एवर यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि एमएनसीज हैं जिनके कारण हमारी ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाई है एंड दैट इज़ अ चीपर रेट में हमें प्रोडक्शन मिल पाता है. ओके, सो फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन रैपिडली इंक्रीजिंग. सो अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो हमारे कंट्री में फॉरेन ट्रेड है उसको एमएनसी कंट्रोल कर रही है. यस, इसका मतलब है कि जैसे आपने फोर्ड मोटर की एग्जांपल पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि मैक्सिमम जो फोर्ड कार्स हैं इंडिया में हो रही हैं प्रोड्यूस और इंडिया से ही वो फोर्ड मोटर दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दी जाती है. दैट मीन देयर इज़ हार्डली एनी रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. तो इस तरह आप इजीली कह सकते हो कि एमएनसी प्रोडक्शन तो करवाती हैं दूसरी कंट्री में, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए भी वो क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज में ही से ही अलग जाके यूरोप में करना है उन्होंने, मे बी अफ्रीका में करना है, तो वहीं से वो प्रोडक्ट उनका एक्सपोर्ट हो चला जाता है. तो इस तरह आप कह सकते हो कि एमएनसीज इनको कंट्रोल कर रही हैं. तो दैट इज़ वो यू कैन सी ग्लोबलाइजेशन इज़ फन. तो इनको फन लग रहा है क्योंकि इनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इनको, दैट इज़ टू द डेवलप कंट्रीज को. तो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग के बी केयरफुल, दैट्स आवर वर्ल्ड, यू आर प्लेइंग विद द समथिंग that you have to pay the price. So as I told you, globalization mean globe, whole world. So they have given the meaning of this globalization. Definition is given. Globalization is this process of rapid integration and interconnection between the countries. So that can be through the capital, through the goods, through the people. Got it? So more and more goods and services and technology are moving between the countries. So now they have given के investment of goods and services, that is the one way connected with the countries, and the movement of the people between countries, this is the another flow of the globalization, जो मैंने आपको सेकंड बताया था. तो इन्होंने सिर्फ इस पैराग्राफ में आपका फ्लो ऑफ पीपल दिया है. इन दिस चैप्टर दिस नथिंग टू डू विद द फ्लो ऑफ द पीपल. तो एवरीबडी नोज in your surroundings also so many people they are moving from one country to another. Why? To get better job, to get better income and better education. So that didn't occur in the beginning, in the past time, but now you must have seen so many people around you, they are migrating to Canada, maybe Australia for better economic development, and that is because of the globalization.
Clear? Now, very important question that has come now. Describe the various factors that have enabled globalization. वो कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में पॉसिबल हो पाई है. ये चीज़ें पहले नहीं थी. 20-25 साल ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी इन इंडिया. तो व्हाट आर द फैक्टर्स कि जो कौन से कारण है जिनके कारण अब ग्लोबलाइजेशन इतनी पॉपुलर हो चुकी है. तो द फर्स्ट रीज़न इज़ हियर टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़रूरी चीज़ आपने पहले करनी है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुकी है, इतनी स्टिमुलेट हो चुकी है कि यू कैन ईजिली जस्ट import export the transportation material to the another countries. So they have given the example also. It can be done with ships, railways, planes, trucks. और ह्यूज कंटेनर जो है बड़े ईजिली इतने सारे सामान को दूसरी कंट्री में लेके चले जाते हैं और ईजिली उनको अपनी कंट्री में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं. अब आपको ये भी पता है जो कॉस्ट है एयर ट्रांसपोर्ट का वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है. पहले आपके लिए बाय एयर जाना इतना इजी नहीं था या मे बी ट्रांसपोर्टेशन इतनी इजी नहीं थी, पर ये इतनी चीपर हो चुकी है. नाउ कैन यू ईजिली यू कैन ट्रैवल थ्रू द एयरवेज एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट द गुड्स. सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी. एंड फर्स्ट पॉइंट, इसको आप फर्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन को कंसीडर करो टेक्नोलॉजी में. कम टू द सेकेंड पॉइंट. यस, द सेकेंड पॉइंट इज हियर telecommunication, computers, internet. That has been changing rapidly. तो कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में आपकी आ जाएंगी टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग द मोबाइल फ़ोन. तो टेली मीन दूर. ओके तो अब आपकी ये फैसिलिटी के कारण आपकी ग्लोबलाइजेशन इतनी ईजी हो चुकी है. यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड विद इन नो मिनट्स. तो हर आपका ये सारा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है जिसके कारण आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो. ओके तो ये फैसिलिटीज़ जैसे पहले अवेलेबल नहीं थी. तो दीज ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. कम्युनिकेशन इज़ असेसिबल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट. तो सैटेलाइट आपका एक रीज़न है जिसके कारण आपकी नेट, आपकी क्या कह सकते हो, आपकी टेलीफोन, आपके मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राफ, आपकी मेल एट्सेट्रा ईजिली असेसिबल आपके लिए हो पा रही है. तो दीज आर द डिफरेंट रीज़न ऑफ द क्या कहते हो टेक्नोलॉजी दैट इज़ हेल्पिंग द ग्लोबलाइजेशन. एंड द नेक्स्ट इज़ हेयर इंटरनेट. और उसके बाद मेल्स, ईमेल, वॉइस मेल एट्सेट्रा, दे आर ऑल्सो responsible for the globalization. Okay, come to the next, using IT in globalization. IT sector जैसे मैंने बताया कॉल सेंटर्स, IT सेक्टर दे आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. वो उसमें क्या है, इन्होंने एग्जांपल दी है कि एक मैगजीन को लंदन में डिज़ाइन किया गया. ओके लेकिन प्रिंटिंग के लिए उसको भेज दिया न्यू दिल्ली में. हाउ इज़ इट पॉसिबल? कहते हो सकता है जैसे आपने एक टेक्स्ट मैगजीन का इंटरनेट के थ्रू न्यू दिल्ली ऑफिस में भेजा. ओके लंदन वाली कंपनी ने, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. तो अब डिज़ाइन जो था वो न्यू दिल्ली में ऑफिस में पहुंचा और उन्होंने डिज़ाइन को कॉपी किया और ऑफिस के लंदन से एक्सेप्ट करके टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी के द्वारा उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. मतलब नेट के थ्रू लंदन से जो डिज़ाइनिंग आई थी मैगजीन की वो न्यू दिल्ली की ऑफिस में टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उनके पास पहुंच गई. फिर डिज़ाइनिंग जो उन्होंने पाई थी उनको कंप्यूटर में पूरी तरह से कॉपी करके डन करके उन्होंने मैगजीन को प्रिंट किया और लंदन वापस बाय एयर भेज दिया. तो जो भी मनी का प्रोसेस था, पेमेंट वगैरह थी, उनको ई बैंक के थ्रू लंदन ने न्यू दिल्ली में प्रोवाइड करवा दी. तो आप देख रहे हो कि क्योंकि लंदन में एज लेबर इज़ अ एक्सपेंसिव वन एंड इंडिया इज़ हैविंग अ चीपर लेबर, सो दैट्स वाई डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग एंड द अदर थिंग्स आर अवेलेबल ईजिली इन इंडिया. तो मतलब बिना किसी को देखे करे इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू लंदन ने अपने मैगजीन इंडिया से प्रिंट करवा लिए. ओके तो दिस इज़ द वन एग्जाम्पल दे हैव गिवन कि ग्लोबलाइजेशन में IT सेक्टर कितना हेल्पफुल है. ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लिबरलाइजेशन.
I will just give the explanation in the second part of your chapter. Okay, now I'm going